हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रेट आईक्यू में। आज हम लोग एक रीजनिंग का नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस, जो कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे। मैंने ग्रेट आईक्यू चैनल पे 3 चैप्टर ऑलरेडी रीजनिंग के कवर कराए हुए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप हमारी चैनल की वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी हमने सेपरेटली बना रखी है। और रही बात इसकी PDF की, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज हम लोग ब्लड रिलेशन का टाइप 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होता है पैराग्राफ फॉर्म। अब वो होता क्या है, एक पैराग्राफ आपको गिवन होता है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है फैमिली ट्री बना के। सो फैमिली ट्री बनाए कैसे, क्या मेथड होना चाहिए, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सो ब्लड रिलेशन में हम 2 जेंडर कंसिडर करते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। सो मेल को अगर हमें पहचानना होगा तो मेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन। किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के नाम के ऊपर मैं प्लस लगा दूंगा तो समझ जाना वो मेल है, ठीक है। और फीमेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइनस साइन, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। नाउ अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैमिली ट्री बनाए कैसे जाए। तो अब हम लोग फैमिली ट्री के ऊपर बात करेंगे कि फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और हम लोग क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जनरेशन्स, ओके, जनरेशन कितने टाइप की होती है। सो सपोज करो एक स्टेटमेंट है आपके पास, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये स्टेटमेंट है आपके पास। अब ए बी का भाई है, इसका मतलब ए और बी आपस में सेम जनरेशन हो गए। सेम जनरेशन में कौन कौन आएगा, ब्रदर, सिस्टर, ओके। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो सेम जनरेशन में वो लोग आते हैं। तो ए बी का भाई है, इसका मतलब ये दोनों सेम जनरेशन के लोग हैं, ओके। और ए अगर बी का भाई हुआ तो ए का जेंडर क्या हो गया, मेल। तो कभी भी सेम जनरेशन की बात की जाए तो वो दोनों पर्सन एक सीधी लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। ए के बाद एक सीधी लाइन, फिर बी, और ए के ऊपर प्लस लगा दो। बी का जेंडर नहीं पता तो बी का जेंडर हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिखा होता ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए के ऊपर प्लस की जगह हम लोग माइनस लगा देते। ए बी की बहन है तो माइनस यहाँ पे लगा देते, ठीक है। तो सेम जनरेशन के हम लोग सीधी लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम जनरेशन के लिए सीधी लाइन। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्या है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। ए जो है वो बी का हस्बैंड है, तो ए का जेंडर हमें पता है इसमें मेल। अगर ए बी का हस्बैंड हुआ तो बी क्या हो गई, फीमेल। अब हस्बैंड और वाइफ के लिए हम लोग ये डबल लाइन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है या तो हस्बैंड या तो वाइफ। तो कभी भी किसी कपल को दिखाना हो फैमिली ट्री में हम लोग डबल लाइन बना देते हैं, इसका मतलब ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड बेसिक पॉइंट क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की माता है, ठीक है। ए इज अ मदर ऑफ बी। अब ए बी की माता है, यानी कि ए जो है वो बी से ऊपर वाली जनरेशन की हो गई, अब जनरेशन की। मदर फादर आपसे ऊपर की जनरेशन के हो गए, ठीक है। तो जो ऊपर वाली जनरेशन के लोग होते हैं वो ऊपर आते हैं, तो ए यहाँ पर आ जाएगा मदर के लिए नेगेटिव, और बी ए से नीचे चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ अ मदर ऑफ बी। यहाँ लिखा होता ए इज़ अ फादर ऑफ बी, तो ए ऊपर ही रहता, प्लस वाला साइन आ जाता, और नीचे क्या आ जाता, बी आ जाता। नाउ नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लिखा होता ए इज़ अ सन ऑफ बी। ए जो है वो बी का बेटा है। अब बी का बेटा ए है ना, तो ए जो है वो बी से नीचे आएगा, क्योंकि ए जो है वो बिलो जनरेशन वाला हो गया, यानी कि ए बी से नीचे वाली जनरेशन वाला बंदा हो गया। तो बी से नीचे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, और सन है तो प्लस साइन। तो हम सीखे क्या, सेम जनरेशन में सीधी लाइन। मैरिड कपल के बीच में 2 वाली लाइन ऐसे बना देंगे, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि ये दोनों शादीशुदा हैं। उसके बाद अब जनरेशन, यानी कि जो ऊपर वाली जनरेशन के लोग होंगे वो ऊपर चले जाएंगे सेकंड पर्सन से, ठीक है।
ए मदर है बी की, तो ए ऊपर जाएगी क्योंकि ए मदर है और बी नीचे आ जाएगा। और ए इज़ अ सन ऑफ बी, ये हो गई बिलो जनरेशन की बात। तो जो बिलो जनरेशन वाला पर्सन होगा वो सेकंड पर्सन से नीचे आ जाएगा। सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसी को यूज़ करेंगे फैमिली ट्री पे, अप्लाई करेंगे और आंसर सॉल्व लाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, फैमिली ट्री बना के ही इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ए इज़ बीज डॉटर, ए बी की बेटी है। अब ए जो है वो बी की बेटी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो बी से नीचे वाली जनरेशन है। ठीक है, तो बी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा और ए नीचे। अब ए बी की बेटी है तो ए के लिए हम लोग माइनस वाला साइन यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस। अब बी के बारे में हमें ये नहीं पता कि बी कौन है, तो हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। ध्यान रखना बच्चे, यही गलती करते हैं, जिसका जेंडर नहीं पता उसका जेंडर आपको नहीं मानना। ठीक है, बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की माता है। अगर बी सी की माता हुई तो सी ए का भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, सी ए का भाई होगा, बहन होगी। क्यों, क्योंकि बी जो है वो ए से कनेक्ट है। ठीक है, बी जो है वो ए से कनेक्ट है और सी जो है वो ए का भाई होगा या बहन होगा, तभी बी जो है वो सी की माँ होगी। तो बी का जेंडर पता लग गया, फीमेल हो जाएगी। अब सी के बारे में नहीं पता तो हम लोग नहीं मानेंगे। डी इज सीज ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है, तो ये सेम जनरेशन वाले लोग हैं, डी और सी, तो एक साथ आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा डी सी का भाई हो गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए से डी की तरफ जाओ, ए से डी की तरफ गए तो क्या पता लगा, ये सीधी लाइन में आ रहे हैं। और सीधी लाइन में आते कौन हैं, जो सेम जनरेशन वाले लोग होते हैं, यानी कि ब्रदर सिस्टर स्पाउस, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ देखो प्लस का साइन है और सीधी सीधी लाइन में है, इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है वो ए का क्या हो गया, भाई हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, भाई हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सी का जेंडर नहीं पता, सी से यहाँ पे आएंगे डी पे, तो डी भाई हो गया ना सी का, तो ऑटोमेटिकली डी जो है वो ए का भी भाई हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पी इज क्यूज ब्रदर, पी जो है वो क्यू का भाई है, यानी कि सेम जनरेशन वाले लोग। सो पी यहाँ पे आ जाएगा, पी इज क्यूज ब्रदर, तो पी का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया। आर इज क्यूज मदर, तो आर मदर है क्यू की, तो ऑटोमेटिकली आर जो होगी वो पी की मदर भी हो जाएगी, क्योंकि पी और क्यू आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, या कंफर्म है नहीं। एस इज आर्स फादर, एस जो है वो आर का फादर है, तो आर से ऊपर जाएगा एस, अब प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि मेल है। टी इज एस मदर, टी जो है वो एस की माँ है, तो टी एस से ऊपर, तो ये फैमिली ट्री बन गई हमारी। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी मुझे दिख रहा है मेल है, तो मेल वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ग्रैंड डॉटर नहीं होगा, ग्रैंड मदर नहीं होगा, क्योंकि फीमेल वाला ऑप्शन है। ग्रैंड सन है और ग्रेट ग्रैंड सन है। ठीक है, पोता है और परपोता है। देखो, टी के बेटे का बेटी की बेटा, टी के बेटे का बेटी की बेटा, तो परपोता हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की सिस्टर है, सेम जनरेशन वाले लोग, सीधी लाइन में। बी इज ब्रदर ऑफ सी, अब ये भी सेम जनरेशन, बी इज ब्रदर ऑफ सी। सी इज सन ऑफ डी, अब सी जो है वो डी का बेटा है, तो डी ऊपर चला जाएगा सी से। और डी के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, तो डी हम लोग नहीं मानेंगे कि डी मेल है या फीमेल है, बट इतना हमें पता लग गया, डी इन तीनों का या तो फादर होगा या तो मदर। ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पे लिखा है सी इज अ सन ऑफ डी। अब एक बात अगर ध्यान से हम समझ पाएँ इस क्वेश्चन में, क्या हमें डी का जेंडर पता लग रहा है। देखो क्या लिखा है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बिल्कुल ठीक है। बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बिल्कुल ठीक है। सी इज सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए,
तो इस क्वेश्चन में बच्चों गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमें डी का जेंडर नहीं पता, डी मेल भी हो सकता है और डी फीमेल भी। तो जब पर्सन का जेंडर नहीं पता होता तो हम लोगों का आंसर जो होता है वो होता है कांट बी डिटरमिन्ड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डी का जेंडर नहीं पता। अब देखो करना क्या होता है, आपको पहले पर्सन का जेंडर पता होना चाहिए। पहला पर्सन कौन है, डी और ए में से डी है। क्या डी का जेंडर आपको पता है, नहीं पता। जैसे ही पहले पर्सन का जेंडर नहीं पता होगा, आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था हाउ इज पी रिलेटेड टू टी था, पी रिलेटेड टू टी था, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, क्या पी का जेंडर मुझे पता था, यस पी का जेंडर पता था, तो आंसर आ गया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्या डी का जेंडर मुझे पता था, डी का जेंडर यस पता था, तो इसलिए आंसर आ गया। बट जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमें डी का जेंडर तो पता ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमिन्ड। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, दिखेगा भी आप लोगों को। ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है वो बी की माता है, तो ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे। ठीक है, सी इज सन ऑफ ए, सी जो है वो ए का बेटा है, तो ऑटोमेटिकली बी का भाई हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो बी की माता है। ओके, डी इज ब्रदर ऑफ ई, अब ना डी का पता ना ई का पता, तो अभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ई इज डॉटर ऑफ बी, अब बी की डॉटर यानी कि बी की पुत्री कौन है, ई। ओके, नाउ डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का भाई है। ये बन गया क्वेश्चन हमारा। अब पूछा क्या है हमसे, क्या है हमसे, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की दादी कौन है। ठीक है, सो डी की दादी हमें दिख रहा है ए है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, ए ही है, क्योंकि डी की मदर या फादर बी हो सकता है और बी की मदर है ए, तो डी की ग्रैंड मदर कौन होगा, ए होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही ए है हमारे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक है, सी जो है वो बी की पत्नी है, तो डबल एरो डालते हैं, स्पाउस के केस में पत्नी है तो सी का जेंडर फीमेल और बी ऑटोमेटिकली मेल। अब बी का जेंडर कैसे निकल गया, क्योंकि देखो शादी तो मेल और फीमेल के बीच ही होती है जनरली, तो इसलिए अगर एक बंदे का जेंडर पता होता है स्पाउस में तो नेक्स्ट पर्सन का जेंडर भी आ जाता है। ई इज़ अ सन ऑफ सी, अब ई नीचे चला जाएगा सी के। ओके, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है, एंड फादर ऑफ डी। अब ये देखो बच्चों, जो एंड यूज़ है ना ये ए के लिए यूज़ है, एंड हर हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो ए जो है वो डी का पिता है, तो ए के नीचे डी आ जाएगा, बट यहाँ पे मुझे डी का जेंडर नहीं पता तो मैं डी का जेंडर नहीं मानूंगा। ओके, ये मेरी फैमिली ट्री बन गई। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई का डी से क्या संबंध है। ठीक है, ई का जेंडर हमें पता है तो आंसर आ सकता है। देखो ई कौन है, ए की भाभी का लड़का। ई कौन है, ए की भाभी जो कि सी है उसका लड़का है ई, और ई और डी आपस में क्या हो गए, डी कौन है, ए का लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है। ई और डी आपस में क्या हो गए, चचेरे भाई हो गए, कज़न हो गए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कज़न हो जाएगा। ठीक है, कज़न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ए का बेटा या बेटी डी हो सकता है, बट सी का बेटा ई है, तो आपस में ई और डी क्या हो जाएंगे, चाचा का लड़का। ओके, या चाची की लड़की हो जाएगा डी, और ई हो जाएगा चाचा का लड़का। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई भाई हैं, तो दोनों का जेंडर मेल ही होगा, ब्रदर्स बोला है इसलिए, एक्स और वाई भाई हैं लिखा है इसलिए दोनों मेल हो जाएंगे। आर इज़ अ फादर ऑफ वाई, ओके, वाई के ऊपर चला जाएगा आर, और आर का जेंडर हो जाएगा मेल। एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, एस जो है वो टी का भाई है एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, और एक्स का मैटरनल अंकल का मतलब मामा, एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है, एस। अगर
x का मामा s हुआ तो x कौन होगा? उसका भांजा s का। ठीक है, अब मामा कैसे बनेगा? मामा ऐसे बनेगा कि x की मम्मी का भाई, तो x की मम्मी तो हमें पता नहीं कौन है, इसका भाई कौन हो गया? s हो गया। ठीक है, s हो गया और t इसका भाई है, तो ऑटोमेटिकली t यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है s इज़ द ब्रदर ऑफ t, तो s t का ब्रदर भी हो गया। ठीक है, और s जो है वो x का मामा भी हो गया, क्योंकि t जो है वो x की क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। ठीक है, सो पूछा क्या है हमसे? व्हाट इज़ t टू r? t का r से क्या संबंध है? तो t टू r क्या होगा? वाइफ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को एक बार, अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो। लिखा है x एंड y आर ब्रदर्स, तो x और y आपस में भाई हैं। ओके, r इज द फादर ऑफ y, r ऊपर चला जाएगा y से और r फादर बन जाएगा x का भी, क्योंकि x और y आपस में भाई हैं। s इज द ब्रदर ऑफ t एंड मैटरनल अंकल ऑफ x, x का मैटरनल अंकल यानी कि मामा भी है s। अब s मामा कैसे बनेगा? जब x की मम्मी का भाई होगा s। ठीक है, तो x की कोई मम्मी है, उसका भाई है s, और लिखा है s इज द ब्रदर ऑफ t, तो t यहाँ पे जो स्पेस बच गया उसमें आ जाएगा, तो बन गया s मामा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? r और t के बीच में t वाइफ आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसका एक और केस बन सकता है। इसका एक और केस क्या बन सकता है? एक तो केस नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, केस नंबर 2 क्या बन सकता है? ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है। केस नंबर 2 क्या बन सकता है? हो सकता है कि r की वाइफ कोई और हो, s यहाँ पर हो और t यहाँ पर हो, ये भी पॉसिबल है, और t का जेंडर हमें नहीं पता, ये दूसरा केस हो जाएगा। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पहला केस ही सही हो रहा है, तो इसका आंसर वाइफ ही होगा। ये दोनों केस इस क्वेश्चन में बन सकते थे जो आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सॉल्व करते हैं फटाफट। a इज अ सन ऑफ b, a जो है वो b का बेटा है, while b एंड c आर सिस्टर्स टू वन अनदर, b और c आपस में बहनें हैं, तो b और c आपस में बहनें हैं, तो सेम जनरेशन, नेगेटिव नेगेटिव साइन। e इज अ मदर ऑफ c, e जो है वो c की मम्मी है, तो e ऊपर आ जाएगी c से और e ऑटोमेटिकली b की मम्मी बन जाएगी। इफ d इज अ सन ऑफ e, ओके, अगर d e का बेटा हुआ, तो अगर d e का बेटा हुआ तो c का d भाई होगा और b का भी d भाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ठीक है? तो देख लेते हैं फिर भाई। d इज द मैटरनल अंकल ऑफ a, d जो है वो a का मामा है, d a का मामा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो ठीक आ रहा है। e इज़ अ ब्रदर ऑफ b, नहीं, e तो b की माता हुई। d इज़ अ कज़न ऑफ a, नहीं, कज़न तो नहीं, मामा है। b एंड d आर ब्रदर्स, नहीं, b एक सिस्टर है और d एक ब्रदर है। ठीक है, दोनों ब्रदर्स नहीं हैं, भाई बहन है, भाई नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डी जो है वो ए का मामा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करने ये भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।